नमस्कार दोस्तों, ऑडियो बुक पर आप सभी का दिल की गहराइयों से स्वागत करते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि हमारे दिमाग की बनाई सोच ही हमें कई बार कैसे भ्रम में डाल देती है? हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में लिए गए फैसले क्या हमेशा सही होते हैं? रॉल्फ डोबेली की किताब सोचने की कला एक ऐसी खिड़की खोलती है जो हमें हमारी सोच की गलतियों को पहचानने और सुधारने का रास्ता दिखाती है। ये किताब 99 ऐसी सोच से जुड़ी गलतियों के बारे में बात करती है जो हमारे फैसले लेने की क्षमता को प्रभावित करती है। आज हम इन्हीं पहलुओं को गहराई से समझेंगे। सफलता का जाल। सफलता मायने रखती है या नाकामियां? क्या आपने कभी सोचा है कि जब हम सफल लोगों की कहानियां सुनते हैं तो हमारा ध्यान सिर्फ उनके परिणामों पर क्यों जाता है? ये सफलता का जाल है। हम अक्सर सोचते हैं कि अगर किसी ने कुछ बड़ा हासिल किया तो वो तरीका हर किसी के लिए सही होगा। लेकिन इस सोच का सबसे बड़ा खतरा यह है कि हम उन नाकाम लोगों को नजरअंदाज कर देते हैं जिन्होंने वही रास्ता अपनाया लेकिन सफल नहीं हो पाए। असल में सफलता के जितने मायने हैं उससे कहीं ज्यादा नाकामियां हमें सिखाती है। ये हमें ये समझने में मदद करती है कि क्या गलत हो सकता है और हमें उन गलतियों से बचने का रास्ता दिखाती है। कन्फर्मेशन बायस। नई जानकारी से क्यों चूक जाते हैं हम? अब बात करते हैं कन्फर्मेशन बायस की। यह हमारी सोच की एक आम गलती है जिसमें हम सिर्फ उन्हीं बातों को मानते हैं जो हमारे पहले से बनाए हुए विचारों से मेल खाती है। उदाहरण के तौर पर मान लीजिए आप ये मानते हैं कि किसी विशेष डाइट से वजन कम होता है। आप हर उस आर्टिकल या वीडियो को देखते हैं जो इस विचार को सपोर्ट करता है, लेकिन आप उन रिसर्च पेपर्स को अनदेखा कर देते हैं जो इस डाइट को खतरनाक बताते हैं। इस बायस का असर ये होता है कि हम नई और उपयोगी जानकारी से चूक जाते हैं और यही चूक हमारे फैसलों पर असर डालती है। चॉइस ओवरलोड। ज्यादा विकल्प एक बड़ी उलझन। आज के समय में हम सब विकल्पों से घिरे हुए हैं, चाहे वो मोबाइल फोन खरीदने का सवाल हो या करियर का चयन। विकल्पों की भरमार ने हमारी सोच को और जटिल बना दिया है। रॉल्फ डोबेली ने इस पर एक दिलचस्प रिसर्च की। उन्होंने देखा कि जब लोग एक स्टॉल पर गए जहां 24 तरह की जेली के विकल्प थे तो उन्होंने कुछ नहीं खरीदा, लेकिन जब सिर्फ 6 तरह की जेली के विकल्प थे तो ज्यादातर लोगों ने खरीदारी की। ये चॉइस ओवरलोड का प्रभाव है। जब हमारे पास ज्यादा विकल्प होते हैं तो हमारी सोच धीमी पड़ जाती है। ये उलझन हमें सही निर्णय लेने से रोकती है और असंतोष की भावना को बढ़ाती है। असंतोष की समस्या। सही चुनाव पर भी क्यों पछतावा होता है? क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है कि आपने जो खरीदा वो सही होते हुए भी आपको पूरी तरह संतुष्ट नहीं कर पाया? ये असंतोष क्यों होता है? मान लीजिए आप एक स्टोर में जूते खरीदने गए और वहां 200 तरह के जूते थे। आपने बहुत सोच समझकर एक जोड़ी चुनी, लेकिन घर आते ही आपका मन सवाल करने लगता है, क्या मैंने सही जूते चुने? शायद वो दूसरी जोड़ी बेहतर होती। ये समस्या इसलिए होती है क्योंकि ज्यादा विकल्प होने से हमारे दिमाग में हमेशा बेहतर विकल्प की कल्पना बनी रहती है। सही चुनाव का राज। प्राथमिकताओं को समझें। इस समस्या का समाधान क्या है? इसका हल है स्पष्ट प्राथमिकताएं। किसी भी चीज को खरीदने या किसी फैसले को लेने से पहले यह तय करें कि आपकी प्राथमिकताएं क्या है। एक सूची बनाएं। उदाहरण के लिए, अगर आप एक नया फोन खरीद रहे हैं तो पहले से ही यह सोच लें कि आपको कैमरा अच्छा चाहिए, बैटरी लाइफ बेहतर होनी चाहिए या कीमत कम होनी चाहिए। इसी तरह जीवन साथी चुनते समय भी यह समझना जरूरी है कि कोई भी व्यक्ति पूरी तरह परफेक्ट नहीं होगा। आपको उसके अच्छे और कमजोर पहलुओं को अपनाना होगा। कम है ज्यादा। विकल्पों की सादगी में है संतोष। रॉल्फ डोबेली की किताब हमें सिखाती है कि हर बार ज्यादा विकल्प बेहतर नहीं होते। कभी कभी कम विकल्प ही हमें ज्यादा खुशी और संतोष दे सकते हैं। ये सिद्धांत सिर्फ उत्पादों तक ही सीमित नहीं है, ये हमारे जीवन के हर पहलू पर लागू होता है, चाहे वो रिश्ते हो, करियर का चयन हो या यहां तक कि रोजमर्रा के छोटे फैसले। ब्लैक स्वान की कहानी
अप्रत्याशित घटनाएं और उनकी ताकत। 1697 में जब एक खोजकर्ता ने पहली बार काले हंस को देखा तो पूरी दुनिया की सोच बदल गई। ये घटना दिखाती है कि हमारी सोच कितनी सीमित हो सकती है और अप्रत्याशित घटनाएं हमारे जीवन में बड़ा बदलाव ला सकती है। इसी तरह 1987 में शेयर बाजार में 22% की गिरावट ने पूरी दुनिया के निवेशकों को झकझोर दिया। नसीम निकोलस तालिब की किताब द ब्लैक स्वान यही सिखाती है कि अप्रत्याशित चीजें अक्सर हमारे फैसलों और सोच को बदल देती है। रॉल्फ डोबेली की सीख, सोच को बेहतर बनाएं। सोचने की कला सिर्फ एक किताब नहीं है, ये एक गाइड है जो हमें बताती है कि हम अपनी सोच को कैसे साफ, स्पष्ट और प्रभावी बना सकते हैं। ये हमें सिखाती है कि सही फैसले लेने के लिए कैसे कम विकल्पों में ही खुशी ढूंढी जा सकती है। तो अगर आप भी अपनी सोच को निखारना चाहते हैं, फैसले लेने की कला सीखना चाहते हैं और एक संतुलित, खुशहाल जीवन जीना चाहते हैं, तो ये किताब आपके लिए है। इसे पढ़ें, इसे अपनाएं और इसे अपनी जिंदगी में उतारें। कल्पना कीजिए, एक दिन आपकी जिंदगी में अचानक कुछ ऐसा होता है जो आपने कभी सोचा भी नहीं था। ऐसा कुछ जो आपके पूरे भविष्य को बदल कर रख दे। क्या आप जानते हैं, इस तरह की घटनाओं को ब्लैक स्वान कहा जाता है। ये वो घटनाएं होती हैं जो हमारी सोच से परे होती है और हमारे जीवन, करियर या व्यवसाय पर गहरा असर डाल सकती है। कभी सकारात्मक तो कभी नकारात्मक। सोचिए, किसी को अचानक अपनी नौकरी में बड़ा ब्रेक मिल जाए या फिर कोई लॉटरी जीत जाए। ये सकारात्मक ब्लैक स्वान के उदाहरण हो सकते हैं। वहीं दूसरी तरफ किसी प्राकृतिक आपदा या आर्थिक संकट के कारण जीवन बुरी तरह प्रभावित हो जाए तो ये नकारात्मक ब्लैक स्वान होंगे। जिंदगी में ऐसी घटनाएं हो सकती हैं जिनका हम अंदाजा भी नहीं लगा सकते। जैसे कि 200 साल पहले जब किसी ने नहीं सोचा था कि सोशल मीडिया हमारे जीवन का अभिन्न हिस्सा बनेगा। लेकिन फिर सवाल उठता है, हमें ब्लैक स्वान के बारे में जानने की जरूरत क्यों है? क्योंकि हम भविष्य के बारे में योजनाएं बनाते हैं, लेकिन कभी भी हम अप्रत्याशित घटनाओं के लिए पूरी तरह से तैयार नहीं हो सकते। हमारे दिमाग ने शिकार करने और चीजों को इकट्ठा करने के लिए खुद को विकसित किया था। लेकिन आज के समय में हमारा मस्तिष्क तकनीकी प्रगति और बदलती परिस्थितियों के साथ नहीं चल सकता। आपने सुना है उन लोगों के बारे में जो अचानक अमीर बन गए, जैसे जेके रोलिंग, लैरी पेज या हुसैन बोल्ट, जिन्होंने एक अद्वितीय मौके को पहचान कर सफलता हासिल की। ये सब संभव हो पाया है क्योंकि उन्होंने उन ब्लैक स्वान अवसरों का लाभ उठाया जो उन्हें मिले। तो सवाल यह है, हम कैसे अपने जीवन में ब्लैक स्वान के मौके ढूंढ सकते हैं? सबसे पहले आपको खुद को ऐसी स्थितियों में रखना होगा जहां आपके पास सकारात्मक ब्लैक स्वान का मौका हो। उदाहरण के लिए, बड़े व्यवसायी, कलाकार और निवेशक अक्सर अधिक अवसरों का सामना करते हैं क्योंकि उनके उत्पाद कभी भी बहुत सारे लोगों को पसंद आ सकते हैं। दूसरी ओर, जो लोग अपनी सेवाएं बेचते हैं, जैसे कर्मचारी, पत्रकार या डॉक्टर, उनके पास ऐसे मौके कम होते हैं क्योंकि उनका बड़ा ब्रेक शायद ही कभी आता है। वहीं नकारात्मक ब्लैक स्वान से बचने के लिए हमें अपनी वित्तीय स्थिति पर ध्यान देना होगा। पैसे बचाना, कर्ज से बचना और सोच समझकर निवेश करना, इन कदमों से हम नकारात्मक ब्लैक स्वान के असर से बच सकते हैं। यही नहीं, अपनी बचत को लगातार बनाए रखना, चाहे आपको बड़ा ब्रेक मिले या नहीं, हमेशा आपको सुरक्षित रखेगा। अब एक और दिलचस्प उदाहरण ले, रोल्स डोबेली के एक दोस्त केबिन का। एक दिन केबिन ने 2 महंगी वाइन की बोतलें खरीदी। हालांकि वो वाइन के शौकीन नहीं थे, फिर भी एक बेहतरीन सेल्समैन ने बिना किसी दबाव के उन्हें वाइन खरीदने के लिए प्रेरित किया और इस तरह केबिन ने वो वाइन खरीद ली। इसी तरह की बिक्री तकनीकें हम एडवर्टाइजमेंट और सेल्स में अक्सर देखते हैं। हम उन लोगों से खरीदारी करना पसंद करते हैं जिन्हें हम पसंद करते हैं, और ये ठीक वही है जो लाइकिंग बायस कहलाता है। हम हमेशा उन लोगों को ज्यादा पसंद करते हैं
जो देखने में अच्छे होते हैं, हमारे जैसे होते हैं और हमें अच्छा महसूस कराते हैं। यही वजह है कि एडवर्टाइजमेंट में अक्सर सुंदर और आकर्षक व्यक्तियों को दिखाया जाता है। इसमें मिररिंग नाम की एक और तकनीक भी है, जिसमें सेल्स एजेंट ग्राहक के भाव और बोलने के तरीके की नकल करते हैं, ताकि ग्राहक को यह लगे कि सेल्स एजेंट उनकी तरह है और वे उनसे अधिक जुड़ाव महसूस करें। यह तकनीक सिर्फ कारोबार में ही नहीं, बल्कि गैर सरकारी संगठनों और समाज सेवी अभियानों में भी इस्तेमाल की जाती है। वे हमेशा महिलाओं और बच्चों की तस्वीरें दिखाते हैं, क्योंकि हम उन तस्वीरों से ज्यादा जुड़ाव महसूस करते हैं। इससे हम अधिक दान देने के लिए प्रेरित होते हैं। ऐसे ही एक उदाहरण में डेविड नामक एक व्यक्ति ने एक बड़ी पाइपलाइन डील की और डोबेली ने मजाक में कहा कि यह रिश्वत देने से हुआ। लेकिन असल में डेविड और उनके क्लाइंट के बीच एक सामान्य बातचीत ने उन्हें यह एहसास दिलवाया कि वे दोनों सीलिंग पसंद करते हैं, और इस वजह से क्लाइंट ने डेविड को पसंद करना शुरू कर दिया। कुल मिलाकर, यदि आप एक सेल्स एजेंट हैं, तो अपने ग्राहक की तारीफ करें और उन्हें यह महसूस कराएं कि आप उनकी परवाह करते हैं। यह छोटा सा कदम आपके कारोबार में बड़ी सफलता ला सकता है। तो अब जब आप ब्लैक स्वान और इसके प्रभाव को समझते हैं, तो याद रखें कि जिंदगी में हर दिन नया अवसर लेकर आता है। जो सही मौके को पहचानता है, वही सफलता की ऊंचाइयों तक पहुंचता है। सोचिए, आप एक मेले में हैं और अचानक आपको देखकर बहुत सारे लोग एक ही दिशा में तेजी से चलने लगते हैं। आपकी जिज्ञासा जाग उठती है और आप भी उनके पीछे पीछे दौड़ पड़ते हैं, ये देखने के लिए आखिर वहां क्या हो रहा है। और जब आप वहां पहुंचते हैं, तो पाते हैं कि एक जादूगर अपने करतब दिखा रहा है। फिर एक व्यक्ति ताली बजाता है और धीरे धीरे सब ताली बजाने लगते हैं। आपको भी अनायास ताली बजाने का मन करता है। ये एक उदाहरण है सोशल प्रूफ का, यानी जब हम दूसरों के व्यवहार को देखकर वही करने की कोशिश करते हैं, मानते हुए कि अगर वे कर रहे हैं तो वो सही ही होगा। सोशल प्रूफ हर जगह होता है। फैशन, खाने पीने की चीजें, ट्रेंड्स, सब कुछ इसके प्रभाव में होते हैं। लेकिन कभी कभी इस सोशल प्रूफ के बुरे असर भी होते हैं, जैसे जब लोग घबराकर शेयर बाजार में बिना सोचे बेच देते हैं, या फिर किसी गलत विचारधारा का अनुसरण कर लेते हैं, जिसके कारण उन्हें नुकसान होता है। एक बार 1950 में प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक सोलोमन एश ने एक दिलचस्प प्रयोग किया। उन्होंने कुछ लोगों को 4 रेखाओं की एक छवि दिखाई और पूछा कि कौन सी रेखा दूसरी रेखा के बराबर है। जब वे अकेले थे तो उन्होंने हमेशा सही जवाब दिया, लेकिन जब उन्हें 5 अन्य लोगों के साथ रखा गया जो जानबूझकर गलत जवाब दे रहे थे, तो वे भी 30% समय गलत जवाब देने लगे। उनका निर्णय केवल इसलिए बदल गया क्योंकि वे भीड़ के दबाव में आ गए थे। यह दिखाता है कि सोशल प्रूफ का हमारे फैसलों पर कितना गहरा असर होता है। क्यों ऐसा होता है? इसका कारण हमारे पूर्वजों से जुड़ा हुआ है। हजारों साल पहले जब हम शिकार करने जाते थे और अचानक पूरी भीड़ भागने लगती थी, तो क्या आप रुके और सोचते कि क्या हुआ? नहीं, हम भी उनकी तरह दौड़ पड़ते थे, क्योंकि जो लोग भीड़ का अनुसरण नहीं करते थे, वे शायद जीवित नहीं रहते थे। इस तरह हम उन लोगों के वंशज हैं जिन्होंने दूसरों की नकल की और जीवित रहे, और इसलिए सोशल प्रूफ हमारे अंदर गहरे तक समाया हुआ है। लेकिन यह समझना जरूरी है कि सोशल प्रूफ हमेशा सही नहीं होता। यह हम पर इतना असर करता है कि बिजनेस, सरकारें और नेता इसका फायदा उठाते हैं। उदाहरण के तौर पर, कॉमेडी शो में पहले से रिकॉर्ड की गई हंसी सुनाई जाती है ताकि हम भी हंसे। सोशल प्रूफ का एक और डरावना उदाहरण है जोसेफ गोएबल्स का, जो नाजी प्रचार मंत्री थे। 1943 में जब जर्मनी युद्ध लड़ रहा था, गोएबल्स ने एक भाषण में पूछा, क्या आप एक बड़ा और खतरनाक युद्ध चाहते हैं? और भीड़ ने जोर से हाँ कहा। यदि वो अलग अलग लोगों से ये सवाल करता तो शायद कोई भी इस विचार को नहीं मानता। इसलिए जब आप किसी चीज के बारे में सोचें या किसी विचार को अपनाएं, तो सोशल प्रूफ के बजाय अपनी समझ और तजुर्बे से सही गलत का फैसला करें।
अपने विचार खुद बनाएं और सिर्फ भीड़ का हिस्सा बनने से बचें। अब आइए एक मजेदार कहानी पर। मैक्स प्लैंक, जिन्हें 1981 में फिजिक्स के लिए नोबेल पुरस्कार मिला था, वो जर्मनी के कई शहरों में घूमकर क्वांटम मैकेनिक्स पर अपने विचार साझा कर रहे थे। धीरे धीरे उनके ड्राइवर ने उनके सारे लेक्चर याद कर लिए। एक दिन ड्राइवर ने प्लैंक से कहा, क्या आपको बोरियत नहीं होती? इस बार क्यों ना मैं आपकी जगह लेक्चर दूं? प्लैंक ने इसे स्वीकार किया और ड्राइवर ने उनकी जगह म्यूनिक में एक लंबा लेक्चर दिया। किसी ने भी नहीं पहचाना कि वो असली प्लैंक नहीं थे। जब एक प्रोफेसर ने सवाल किया तो ड्राइवर ने चतुराई से कहा, मुझे नहीं लगता कि म्यूनिक जैसे शहर में कोई साधारण सवाल पूछेगा। इसका जवाब मेरे ड्राइवर के पास है। और प्रोफेसर को यह भी नहीं पता चला कि प्लैंक वहीं बैठे थे। ये कहानी एक महत्वपूर्ण सिद्धांत को दर्शाती है। असली ज्ञान और शॉफर नॉलेज, थोड़ा बहुत ज्ञान के बीच का अंतर। शॉफर नॉलेज वाले लोग अच्छे कपड़े पहनकर और आकर्षक तरीके से बात करते हैं, लेकिन उनका ज्ञान सीमित होता है। वही असली ज्ञान वे लोग रखते हैं जो किसी विषय पर गहरे अध्ययन करते हैं। तो अगली बार जब आप कुछ खरीदने जाएं या किसी विचार को अपनाएं, सोशल प्रूफ को समझें और अपनी जानकारी और तजुर्बे से फैसला लें। अपने विचार खुद बनाएं और दूसरों की देखा देखी करने से बचें। कभी आपने किसी न्यूज एंकर को देखा है जो बड़े आत्मविश्वास के साथ बोलता है? ऐसा लगता है जैसे वो विषय पर पूरी गहरी जानकारी रखते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि असल में वे बस एक तैयार स्क्रिप्ट पढ़ रहे होते हैं? हाँ, यही सच है। न्यूज एंकर या पत्रकारों की तरह कई बार हम भी शॉफर नॉलेज के जाल में फंस जाते हैं। जैसे कुछ पत्रकार होते हैं जो सालों की मेहनत और रिसर्च के बाद किसी विषय की गहरी जानकारी हासिल करते हैं। वहीं कुछ ऐसे होते हैं जो सिर्फ गूगल से जानकारी निकालते हैं और सुन सुनकर रिपोर्ट लिख देते हैं। क्या आपको लगता है कि ऐसे लोग वास्तव में सही जानकारी दे रहे हैं? नहीं, उनकी रिपोर्ट अक्सर पक्षपाती और अधूरी होती है। इसीलिए हमें शॉफर नॉलेज के प्रभाव से बचने के लिए सतर्क रहना चाहिए। असली विशेषज्ञ और ढोंगी के बीच का फर्क जानना बहुत जरूरी है। एक विशेषज्ञ अपनी सीमाओं को जानता है और अगर उसे कोई सवाल पूछा जाता है जिसका उसे जवाब नहीं पता, तो वो ईमानदारी से कहता है, मुझे नहीं पता। लेकिन ढोंगी, वो अपनी कमी को छिपाने के लिए बात को गोल गोल घुमाता है और जटिल शब्दों का इस्तेमाल करता है। इसलिए हमें हमेशा सतर्क रहना चाहिए ताकि हम असली ज्ञान और दिखावटी ज्ञान के बीच फर्क समझ सकें। अब सोचिए, रोल्स डोबेली और उनकी पत्नी एक थिएटर में फिल्म देखने गए। फिल्म शुरू हुई, लेकिन जल्द ही रोल्स को बोरियत होने लगी और उन्होंने कहा, चलो घर चले, फिल्म में कोई दिलचस्पी नहीं है। लेकिन उनकी पत्नी ने उन्हें याद दिलाया, हमने $30 का टिकट लिया है, इसे बर्बाद नहीं करना चाहिए। रोल्स ने कहा, पर वो पैसे तो अब खर्च हो चुके हैं, ये मायने नहीं रखता कि हम फिल्म देखते हैं या नहीं। फिर भी पत्नी की बात मानकर उन्हें फिल्म देखनी पड़ी। लेकिन क्या यही सही था? ये एक बेहतरीन उदाहरण है संकट खर्च, संक कॉस्ट फैलेसी का। ये वो स्थिति है जब हम पहले किए गए खर्चों को देखकर भविष्य के फैसले लेते हैं। जैसे एक विज्ञापन अभियान जो 4 महीने से चल रहा है और अब तक कोई अच्छा नतीजा नहीं दे रहा, लेकिन क्या हम इसे बंद कर दें? नहीं, विज्ञापन प्रबंधक कहते हैं, हमने पहले ही बहुत पैसा खर्च किया है, अगर इसे बंद कर दिया तो पैसे की बर्बादी हो जाएगी। यही तो है संकट खर्च का जाल। हम अक्सर अपना समय, पैसा या मेहनत इस सोच में लगाते रहते हैं कि हमने पहले कुछ खर्च किया है तो अब उसे छोड़ना मुश्किल होता है। लेकिन क्या यह सही है? एक और उदाहरण लेते हैं, रोल्स के दोस्त की कहानी जो एक खराब रिश्ते में था, बार बार धोखा खाता, फिर भी रिश्ते में बने रहने की कोशिश करता। वो सोचता था, मैंने इस रिश्ते में बहुत कुछ दिया है, इसे छोड़ना इतना आसान नहीं है। यही है संकट खर्च का प्रभाव। ये वही मानसिकता है जो हमें अपने पुराने निवेशों को छोड़ने नहीं देती, चाहे वो रिश्ते में हो या पैसे में। यही गलती अक्सर निवेशकों के साथ भी होती है। वे स्टॉक्स खरीदते हैं और केवल उसकी मौजूदा कीमत देखकर उस पर अड़े रहते हैं।
लेकिन क्या वे भविष्य की कीमत को भी समझते हैं? अगर स्टॉक अच्छा प्रदर्शन नहीं कर रहा, तो उसे बेचकर नए अवसरों की तलाश करना चाहिए। यही असली समझदारी है। इसलिए अगली बार जब आप किसी फैसले के सामने हो, तो संकट खर्च से बचने की कोशिश करें। अपने पुराने निवेशों को लेकर भावनाओं में बहकर गलत रास्ता न अपनाएं। अपनी गलतियों को पहचानें और आगे बढ़ने के लिए सही रास्ता चुनें। क्या आपने कभी सुना है कॉनकॉर्ड की कहानी? एक सुपरसोनिक विमान परियोजना जिसे यूके और फ्रांस की सरकारों ने शुरू किया था। यह प्रोजेक्ट कई बार विफल हो चुका था, फिर भी इसे जारी रखा गया। जैसे अमेरिका ने वियतनाम युद्ध में हार मानने के बजाय लड़ाई जारी रखी, क्योंकि उन्होंने पहले ही बहुत कुछ खर्च कर दिया था। अब क्या आपने कभी सोचा है कि क्या आप भी किसी ऐसी चीज में बहुत सारा समय, पैसा या मेहनत लगा चुके हैं जो अब काम नहीं कर रही? क्या आप उसे छोड़ने में हिचकिचाते हैं क्योंकि आप पहले ही बहुत कुछ लगा चुके हैं? ये वही वक्त है जब आपको भविष्य पर ध्यान देना चाहिए। चीजों को छोड़ना और आगे बढ़ना ही समझदारी है, क्योंकि पकड़े रहने से आप केवल और नुकसान उठाएंगे और नए मौके खो देंगे। अब सोचिए, अगर आपके किसी दोस्त ने नई कार खरीदी है और आपकी कार ठीक से नहीं चल रही, तो आपको कैसा लगेगा? या अगर आपके दोस्त को शानदार छुट्टियां मिलती है और आप घर पर ही रहते हैं, तो आपकी भावना क्या होगी? यदि इनमें से कोई भी स्थिति आपको असहज करती है, तो आप अकेले नहीं हैं। ये भावना है जलन, जो अक्सर हमारे अंदर उठती है। एक समय की बात है, एक छोटे से गांव में एक किसान था जो मेहनती था और अपने काम में माहिर था, लेकिन फिर भी उसकी जिंदगी में कुछ कमी थी। एक दिन वो पुराने पेड़ के नीचे एक चमकदार पत्थर पाता है, और जब उसने उस पत्थर को छुआ तो एक जिन निकलता है। जिन ने कहा, मैं तुम्हारी एक इच्छा पूरी करूंगा। किसान सोचता है और कहता है, मैं चाहता हूं कि मेरे पड़ोसी की फसल खराब हो जाए। जिन ने उसकी इच्छा पूरी कर दी। क्या आपको लगता है कि किसान सही था? ये जलन की भावना थी जिसने उसे अपने पड़ोसी की असफलता में खुशी खोजने पर मजबूर किया। और शायद आपने भी कभी कुछ ऐसा महसूस किया होगा जब आपके सहकर्मी को प्रमोशन मिला और आपको नहीं, या आपके किसी दोस्त ने बड़ी सफलता पाई और आप उससे जलने लगे। जलन एक ऐसी बेकार भावना है जो न केवल हमें अंदर से तोड़ देती है, बल्कि हमारे समय और ऊर्जा को भी बर्बाद करती है। हम जलन महसूस करते हैं जब हम किसी और की संपत्ति, सुंदरता या सफलता को देखते हैं। लेकिन ये याद रखना जरूरी है कि जलन से आपको कभी कुछ हासिल नहीं होता। जलन और ईर्ष्या अक्सर एक जैसी समझी जाती है, लेकिन इनमें फर्क है। ईर्ष्या तब होती है जब आप किसी चीज के लिए संघर्ष करते हैं, जबकि जलन तब होती है जब आप किसी व्यक्ति से नकारात्मक भावना रखते हैं। जैसे अगर कोई छात्र अपने क्लासमेट की ग्रेड देखकर जलन महसूस करता है, तो ये जलन है। हम अक्सर उन्हीं से जलन महसूस करते हैं जो हमारे समान होते हैं। जैसे अगर आप एक युवा उद्यमी हैं और आपके दोस्त ने बड़ा सौदा किया है, तो आप उससे जलन महसूस कर सकते हैं। लेकिन क्या आप कभी उन लोगों से जलन महसूस करते हैं जो आपसे बहुत आगे हैं, जैसे दुनिया के सबसे अमीर लोग? तो जलन को कैसे नियंत्रित करें? सबसे पहले दूसरों से अपनी तुलना करना बंद करें। आपकी यात्रा अलग है और आपकी सफलता का पैमाना भी। फिर अपनी क्षमताओं को पहचानें और एक ऐसा क्षेत्र खोजें जिसमें आप सबसे अच्छे हैं, ताकि आप जलन की भावना से बाहर निकल सके। जलन का संबंध हमारे पूर्वजों से भी है, जब वे जंगलों में रहते थे और प्रतिस्पर्धा करते थे। लेकिन अब हमें जलन की जरूरत नहीं है। अगर आपके सहकर्मी ने महंगी कार खरीदी है, तो इसका मतलब ये नहीं कि उसने आपसे कुछ छीना है। इसके बजाय उसे प्रेरणा के रूप में देखिए और अपनी मेहनत से वहां तक पहुंचने की कोशिश करें। जलन सिर्फ एक भावना है जो हमें मानसिक तनाव देती है। इसे समझना और इससे आगे बढ़ना ही असली सफलता है। और अगर आपको अगली बार जलन महसूस हो, तो खुद से ये सवाल पूछिए, क्या ये भावना मुझे आगे बढ़ने में मदद कर रही है या मुझे पीछे खींच रही है? अब सोचिए, आपने कभी देखा है
कि जब आप एयरपोर्ट या रेलवे स्टेशन पर होते हैं तो कुछ लोग आपके पास आकर आपको फूल या अन्य चीजें देने की कोशिश करते हैं और कहते हैं ये सब फ्री है या ये उनका उपहार है। आप इससे बचना चाहते हैं, लेकिन फिर भी आप उनका सामान ले लेते हैं। बाद में आप पाते हैं कि उनका एक और साथी आपसे कुछ और देने के लिए कह रहा है। ये सब आपसी लेन देन या रेसिप्रोसिटी के सिद्धांत पर आधारित होता है। जब हम किसी से कुछ प्राप्त करते हैं तो हम अपने आप को उनके प्रति कर्जदार महसूस करने लगते हैं। यही कारण है कि कई लोग या समूह हमें मुफ्त चीजें देते हैं, क्योंकि वे उम्मीद करते हैं कि हम बदले में कुछ देंगे। क्या आपने कभी सोचा है कि आप किसी से कुछ प्राप्त करने के बाद खुद को कर्जदार महसूस करते हैं? ये वो तकनीक है जो चैरिटी और एनजीओज बड़ी चतुराई से इस्तेमाल करते हैं। मान लीजिए एक पर्यावरण संगठन आपको सुंदर स्थलों के पोस्टकार्ड्स भेजता है और साथ में एक पत्र भी जिसमें लिखा होता है ये पोस्टकार्ड आपके लिए उपहार है और यदि आप दान नहीं देना चाहते तो भी इसे रख सकते हैं। आप जानते हैं कि ये उनकी रणनीति है, फिर भी आप उसे फेंकने का मन नहीं करते। क्यों? क्योंकि इस छोटी सी देनगी से आपके अंदर ऋण का एहसास होता है। इसी तरह एक सेल्स एजेंट आपको मुफ्त में अपने प्रोग्राम में बुलाता है और कहता है कि आपको कुछ खरीदने का दबाव नहीं होगा, लेकिन उसके बाद आपको लगता है कि आपको कुछ तो खरीदना चाहिए। वो आपको ऐसा महसूस कराता है जैसे आप उसके कर्जदार हैं। ये रेसिप्रोसिटी का खेल है जो प्राचीन काल से चली आ रही है। हमारे पूर्वजों ने इसे अपने जीवन में अपनाया था। जब भोजन प्राप्त करना निश्चित नहीं था, तब एक बड़ा शिकार करने पर वे उसका कुछ हिस्सा दूसरों के साथ बांटते थे और अगली बार जब कोई और शिकार करता तो वे भी आपको हिस्सा देंगे। रेसिप्रोसिटी केवल जीवित रहने का तरीका नहीं था, बल्कि ये सहयोग और मदद का भी एक महत्वपूर्ण साधन था। आज के व्यापार और वैश्विक अर्थव्यवस्था में भी रेसिप्रोसिटी का महत्व है। बिना इसके दुनिया की अर्थव्यवस्था का कोई आधार नहीं रह सकता। लेकिन जब इसका गलत तरीके से इस्तेमाल किया जाता है तो ये मैनिपुलेशन या बदले की भावना का रूप ले सकता है, जिससे समस्याएं उत्पन्न होती है। इसका मतलब यह है कि जब कोई आपको कुछ मुफ्त में दे तो थोड़ी सतर्कता बरतिए, क्योंकि वो आपसे कुछ वापस पाने की उम्मीद भी कर सकता है। अब हम इस किताब की कुछ महत्वपूर्ण बातें सीखते हैं जो हमें जीवन में बेहतर फैसले लेने में मदद कर सकती है। 1. कंफर्मेशन बायस। हम अक्सर वही जानकारी ढूंढते हैं जो हमारी पहले से बनी राय को सही ठहराती है। इससे हम एक ही सोच में फंसे रह जाते हैं। हमें अपनी सोच को खुला रखना चाहिए और अलग अलग विचारों को सुनना चाहिए। 2. कॉस्ट फॉल्सी। हम अक्सर पहले खर्च किए गए पैसे या समय को लेकर फैसले लेते हैं, लेकिन हमें यह समझना चाहिए कि भविष्य में क्या लाभ होगा, न कि जो पहले खर्च हो चुका है। 3. हेलो इफेक्ट। जब किसी व्यक्ति की एक अच्छी या बुरी बात हमें उसकी बाकी सभी बातों पर असर डालने लगती है तो इसे हेलो इफेक्ट कहा जाता है। हमें इससे बचकर हर बात का अलग से मूल्यांकन करना चाहिए। 4. अवेलेबिलिटी ह्यूरिस्टिक। हम उन्हीं घटनाओं को अधिक महत्वपूर्ण मानते हैं जिन्हें याद रखना आसान होता है। इससे हमें सच्चाई का सही अंदाज लगाना मुश्किल हो जाता है। इसलिए फैसले लेने से पहले अधिक तथ्यों और आंकड़ों पर ध्यान देना चाहिए। 5. लॉस एवर्शन। हम अक्सर नुकसान को फायदे से ज्यादा महत्वपूर्ण मानते हैं। इस वजह से हम जोखिम लेने से डरते हैं, भले ही फायदे का मौका अधिक हो। हमें संतुलित होकर सोचना चाहिए और नुकसान से ज्यादा फायदे पर ध्यान देना चाहिए। इन महत्वपूर्ण पहलुओं को समझने से हमें अपने मानसिक झुकावों को पहचानने में मदद मिलती है, जिससे हम बेहतर फैसले ले सकते हैं और अपनी जिंदगी को साफ और संतुलित तरीके से जी सकते हैं। आशा है कि आपको ये बुक समरी पसंद आई होगी। दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हर दिन बेहतर बने रहें। धन्यवाद।